सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे लास्ट वीडियो में, वैसे मैं ये काफ़ी दिनों बाद पोस्ट कर रहा हूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लास्ट वीडियो में हमने एक फंडामेंटल राइट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। और इसके अलावा जो बेसिकली ये हम किसके अगेंस्ट हम यूज कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, और जो डेफिनेशन ऑफ जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का स्टेटस क्या रहेगा फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, वो सब हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। तो आज से हम अपना प्रॉपर फंडामेंटल राइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ही राइट हमें कौन सा दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने? सबसे देखो, जो इंडिया का प्री, अगर हम 1947 से पहले का रिजीम देखें, तो सबसे ज्यादा हमें क्या दिखता है कि भी हम सब बहुत ज्यादा, जैसे जो लॉज हैं वो हर कम्युनिटी के लिए थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे जो मुस्लिम्स है वो अपना मुस्लिम पर्सनल लॉज फॉलो करते हैं, जो सिख्स हैं वो अपना पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से चलते हैं। मतलब जो राजा डिफाइन कर दे, जो राजा पनिशमेंट डिफाइन कर दे, वो पनिशमेंट फाइनल हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपना राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट रखा। अब राइट टू इक्वालिटी में बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। आर्टिकल 14 के अंडर हमारे पास दो कंसेप्ट्स आते हैं। पहला तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बिकॉज जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये एक नेगेटिवली वर्डेड कंसेप्ट है। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? ये खत्म कर देता है आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा पावर हो तो। यानी कि अगर आप प्रधानमंत्री भी इस देश के हैं, तो भी आपको लॉ के नजर से वैसे ही देखा जाएगा जैसे एक कॉमन सिटीजन को देखा जाता है। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास ज़रूर हैं। जैसे जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, उनके अगेंस्ट कोई हम स्पेशल केस चार्ज नहीं कर सकते, क्रिमिनल चार्जेस हम नहीं लगा सकते। ड्यूरिंग दैट फेज़ हम कोई सिविल सूट डायरेक्टली उस उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस 2 मंथ नोटिस हम उसे सर्व करें। तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं, बट एक ये सारे जितने भी हमारे पास आर्बिट्री पावर है, वो सब खत्म कर देता है। कोई हमारे किसी के पास अगर जैसे अगर एक तरफ मुकेश अंबानी जी भी खड़े और दूसरी तरफ कोई गरीब इंसान भी खड़ा है, दोनों के लिए लॉ बराबर है। लॉ दोनों को बराबर नजरिए से ही देखेगा। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है। अब सेकंड आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। जैसे हमने पहले कंसेप्ट में क्या था, सारे प्रिविलेजेस हमने एबॉलिश कर दिए। ऑन पेपर्स तो कर दिए थे, ऑन पेपर्स तो सारे प्रिविलेजेस हमारे पास अबॉलिश हैं। ऑफ पेपर क्या रह रहा है वो शायद अभी फिलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। तो सेकंड क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये कंसेप्ट क्या है कि जो जैसे यहाँ पे दो पर्टिकुलर टर्म्स आती हैं, इक्वालिटी और इक्विटी। तो जो इक्वालिटी है उसमें क्या रहता है कि एवरीवन इज इक्वल। आपने एक वो सिनेरियो देखा होगा जिसमें लाइक एक फुटबॉल मैच चल रहा होता है और तीन व्यक्ति होते हैं, एक बहुत लंबा, एक थोड़ा छोटा, एक बिल्कुल छोटा, जिसमें वो एक फेंस के इधर साइड में खड़े होते हैं और फुटबॉल मैच देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल लंबा इंसान होता है उसको फुटबॉल मैच बहुत अच्छे से दिख जाता है। जो थोड़ा छोटा इंसान होता है वो थोड़ा-सा उठ करके देख लेता है, मतलब जैसे अगर वो नीज़ पे अपना खड़े होकर के देख लेता है, नीज़ पे कह रहा हूँ, आगे पंजों पे खड़े होकर के देख लेता है। जो बिल्कुल छोटा इंसान होता है उसको फुटबॉल मैच कैसे भी दिखना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता है कि तीनों को एक-एक बॉक्स दे दिया जाता है जिस पे वो खड़े होके फुटबॉल मैच देख सकें। अब वहाँ पे क्या दिक्कत है कि जो सबसे लंबा व्यक्ति है उसे तो पहले भी दिख ही रहा था, उसे अब भी दिख रहा है। जो दूसरा व्यक्ति है उसे थोड़ा अब अच्छे से दिख रहा है। जो तीसरा व्यक्ति है उसका अभी भी काम नहीं चल रहा क्योंकि उसकी हाइट अभी भी छोटी पड़ रही है। तो जो इक्विटी का कांसेप्ट, ये जो ये वाला कांसेप्ट है, तीनों को एक-एक बॉक्स देना, ये हमारे पास कांसेप्ट है इक्वालिटी का। लेकिन इक्विटी का कांसेप्ट क्या कहता है कि जैसे जो जिसको ज़रूरत है उसे ज़्यादा दो। यानी कि देखो, लंबे इंसान को तो ऑलरेडी सब कुछ दिख रहा है, तो उसे ज़्यादा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर जो जो दूसरा इंसान है उसका काम एक बॉक्स में चल सकता है। तो जो लंबे इंसान वाला बॉक्स है वो छोटे वाले, बिल्कुल जो छोटे वाला इंसान है, उस वाले को बॉक्स देके अपना वो मैच, ताकि वो आसानी से देख सके। तो ये कांसेप्ट होता है हमारे पास इक्विटी का। अब ये आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रिंसिपल होता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी कि जो लॉज है वो हमारे पास सबके लिए कॉमन ना हो बट यूनिफॉर्म हो। यानी कि अगर जैसे कि कोई ज्यादा वर्नरेबल है तो उसके लिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और जो कम वर्नरेबल है,
मतलब जो नॉर्मल है, जो अपना आप को सँभाल सकता है, उस पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाए। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है राइट टू इक्वालिटी पे, तो आपको क्या-क्या चीज़ें मेन-मेन एक्सप्लेन करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो ये 2 कंसे हमने एक इंट्रोडक्शन दे देना है कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ पे है, कौन से आर्टिकल में है। मतलब 3 से 4 लाइन में ये इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। फिर हमें ये एक्सप्लेन करना है कि राइट टू इक्वालिटी कंप्राइजेस ऑफ 2 बेसिक प्रिंसिपल्स, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़। तो सबसे पहले आपने फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सप्लेन करना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सप्लेन करके उसके नीचे आपने एक्सेप्शंस जरूर लिखने हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शन गवर्नर और प्रेसिडेंट होंगे। उनके अगेंस्ट हम कोई भी क्रिमिनल चार्जेस इंस्टिगेट नहीं कर सकते। अगर हमें सिविल चार्जेस इंस्टिगेट करने हैं तो उसके लिए हमें 2 मंथ्स का नोटिस एडवांस में देना होगा, या और भी है वो आपकी जो एम लक्ष्मीकांत है उसके अंडर सारे आपको प्रॉपर एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप 4-5 एक्सेप्शंस भी उसके लिख दोगे तो बहुत होगा, मोर देन इनफ रहेगा। फिर इसमें बताना है कि भी हाँ, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस हमारे पास रहेंगे। ये पॉइंट आपने ज़रूर मेंशन करना है। बिकॉज़ देखो ये ना कीवर्ड्स है। जो एग्ज़ामिनर है वो यही कीवर्ड्स कहीं न कहीं सर्च करता है। आपको ये 4-5 वर्ड्स अंडरलाइन ज़रूर करने हैं अपने आंसर में। फिर आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज़ एक्सप्लेन करना है कि भी ये कांसेप्ट क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ना, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अब इसमें क्या किया कि गवर्नमेंट को एक रास्ता दे दिया कि हम किसी भी डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सके। अब हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसे कि गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिली। अब यहाँ पे एक पावर डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए हमें यहाँ से आर्टिकल 14 के कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में से मिली। अब चलो आगे चलो। फिर आता है राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 क्या है, हमें राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देता है। तो अगर इसकी लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज क्या कहती है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। अब देखो इसमें ना बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन्स। अब यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई ऐसा खास ध्यान देने वाली जरूरत नहीं है। फिर 2 वर्ड इसमें यहाँ पे ये जोड़े हुए हैं, ओनली ऑन। अब अगर आप ओनली ओन देखें ना, मतलब ये जो ओनली ओन है, यहाँ पे सारा खेल हो जाता है। अब ओनली ओन का मतलब है कि भी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ जो रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है और एनी ऑफ देम, मतलब इनमें से 5, ये जो 5 चीजें हैं इनके अलावा किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। यानी कि सिर्फ ये 5 ही सेफगार्ड्स हमें दिए हुए हैं। अब क्योंकि देखो कई बार प्रीलिम्स में या किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मान लो रिलीजन दे देंगे, रेस दे देंगे, कास्ट दे देंगे और प्लेस ऑफ बर्थ की जगह प्लेस ऑफ लिविंग दे देंगे या प्लेस ऑफ रिसाइडिंग दे देंगे। अब इसमें से बता देंगे विच वन, इनको बता देंगे भैया इसमें से बताओ कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो हमें ये पांच पांच चीजें याद रखनी पड़ेगी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये पांचों चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। ये ज्यादा कंफ्यूजन देखो प्लेस ऑफ बर्थ में ही रहता है। क्यों, देख बाकी तो याद ही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। लेकिन सबसे ज्यादा कि भी प्लेस ऑफ बर्थ को ही चेंज कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा से ज्यादा एग्जामिनर। प्लेस ऑफ बर्थ की जगह प्लेस ऑफ रिसाइडिंग लिख देंगे या प्लेस ऑफ माइग्रेशन लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें प्लेस ऑफ बर्थ वर्ड भी याद रखना है। फिर इसका 15 क्लोज 2 कहते हैं, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन इन एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स। मतलब वही चीजें 5 ही हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, हम किसी भी पब्लिक प्लेस, अब पब्लिक प्लेस के अंडर क्या आता है, पब्लिक प्लेस में रेस्टोरेंट हो गया, पार्क्स हो गए, मतलब ए टू जेड चीजें जो पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक जा रही है, आपको वहां पे जाने से रोका नहीं जा सकता। फिर 15 क्लोज 3 एक स्पेशल पावर दे देता है पार्लियामेंट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन। यानी कि अब यहाँ पे देखो, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए एक पावर हमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में मिल गई थी। अब यहाँ पे प्रॉपर पावर वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए गवर्नमेंट को दे दी है 15 क्लोज 3 में। अब देखो अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको एक ये आर्टिकल्स के जो सब आर्टिकल्स हैं वो याद रखने की बहुत ज्यादा नीड नहीं है। हाँ, पर ये ज्यादा नीड है कि भी आप ये जरूर याद रखिए कि क्या क्या पावर किस किस आर्टिकल में दी हुई है। यानी कि
जब आर्टिकल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इसके अंडर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि यह स्पेशल पावर देता है पार्लियामेंट को टू मेक प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि भई ये कौन से मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद हो रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं हो रहा तो आप इसको छोड़ सकते हैं बट हाँ, प्रोविज़न्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। यानी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अभी जो वुमेन चिल्ड्रन के राइट्स के स्पेशल प्रोविज़न्स हैं, वो आपको किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। यानी कि आर्टिकल 15 आपको याद रखने की ज़रूरत है। 15 क्लॉज़ 3 अगर आपके ऊपर है याद करना चाहें या ना चाहें। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो रहा तो कोशिश करो कि हो जाए। बिकॉज़ बेटा देखो हम यहाँ पे काम चोरी नहीं कर सकते। हम एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हैं? खुद के लिए दे रहे हैं। अब उसमें भी अगर हम काम चोरी करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपको याद कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आर्टिकल 15 क्लॉज़ 4 क्या कहता है? ये स्पेशल पावर देता है टू मेक प्रोविजंस फॉर सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब क्लॉज़ 4 में क्या बताया गया कि ये स्पेशल प्रोविजंस आ गए हमारे पास। किस-किस कैटेगरी के लिए? जो सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है और शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड है और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये ऐड किया गया था जब ये अमेंडमेंट एक्ट भी लिखा हुआ है इसके साथ में, आप इसे देख लीजिएगा। तो इसमें भी 4 चीज़ें हमें दी गई है कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अब 15 क्लॉज़ 5 क्या कहता है? अलाउ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, particularly concerning their admission into educational institution, including private institution, excluding minority institution। तो इसमें स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं कि अलाउ किया गया है कि स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, particularly concerning their admission into educational institution including private। हाँ, माइनॉरिटी इसके अंडर नहीं आता तो माइनॉरिटी एक्सक्लूड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जैसे जो पार्लियामेंट है स्पेशल प्रोविजंस, अब वो डिफरेंट वेज में हो सकता है। यानी कि जैसे जो इन इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वो फीस कम कर दे भैया, ये भी स्पेशल प्रोविजंस में आएगा। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जो सीट्स है वो तो ऑलरेडी रिजर्व्ड रहती हैं, वो भी स्पेशल प्रोविजंस में आएगा। इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए और कैसे कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वेज तलाश कर सकता है पार्लियामेंट कि हम इसके लिए थोड़ा एडमिशन प्रोसेस इजी करें। वो भी अगर पार्लियामेंट चाहे तो, अगर स्टेट चाहे तो। बिकॉज ये अलाउ कर रहा है, ये स्टेट पे बर्डन नहीं डाल रहा। हमें देखो जहां पे भी लिखा हो ये अलाउ अलाउ अलाउ, यहाँ पे स्टेट पे कोई बर्डन नहीं है। बट स्टेट अगर अगर उसे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो अलाउ कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कि भी आप ऐसा कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं डाल रहा है। हाँ, फंडामेंटल राइट है तो एक तरह से हम इसको क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि देखो फंडामेंटल राइट है तो आर्टिकल 32 के अंदर ऑलरेडी क्लेम हो सकता है। तो कंपल्शन तो है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में है, बट ये पावर अलाउ कर रहा है। यानी कि सिर्फ एक अलाउ किया हुआ स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सके। अब वो स्पेशल प्रोविजंस किसी भी उस वे में हो सकते हैं। अब फिर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ये रिसेंटली ऐड हुआ है 103 अमेंडमेंट में। ये बताता है कि अलाउ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ये फॉर वही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, मतलब सब चीजों के लिए वो ईडब्ल्यूएस एक अलग से कैटेगरी बना दी। मतलब जैसे पहले हमारे पास थी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये 4 पहले थी। अब हमें एक और कैटेगरी बना दी ईडब्ल्यूएस फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब ये जो आर्टिकल 15 क्लोज 5 है ये अलाउ कर रहा है किसको, स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडमिशन और समथिंग लाइक दैट फॉर टोटल 5 कैटेगरीज, यानी तो 5 नहीं 6 5 हाँ 7 कैटेगरीज: वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ईडब्ल्यूएस। सो नेक्स्ट चलो हम एक और देख लेते हैं आज आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 क्या कर रहा है? आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी आर्टिकल 16 हमें क्या बता दे रहा है? हमें इस आर्टिकल 16 क्या कह रहा है कि गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं।
guarantees equality of opportunity for all citizens in matter relating to the public employment or appointing to any officer under the state। यानी कि ये आर्टिकल 16 एक गारंटी दे देता है कि भी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो ओपन फॉर ऑल सिटीजन्स है। अब सर बोलोगे ये तो भैया 15 और 16 में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। 15 कह रहा है भैया स्पेशल प्रोविजंस भी बना सकते हैं, लेकिन 16 कह रहा है भैया हम ये ओपन फॉर ऑल है। तो भैया ओपन फॉर ऑल होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को स्पेशल उसमें स्पेशल प्रोविजंस में कोई प्रिविलेज नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन फॉर ऑल का मतलब है वन पर्टिकुलर पोस्ट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, जैसे यूपीएससी की पोस्ट है, यूपीएससी आईएएस की पोस्ट है, उसके लिए आप एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी का भी बंदा एलिजिबल है, उसके लिए एक एसटी बंदा भी एलिजिबल है, उसके लिए एक एससी बंदा भी एलिजिबल है, उसके लिए एक कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो वो भी एलिजिबल है। यानी कि दैट पर्टिकुलर जॉब इज ओपन फॉर ऑल, उसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। मतलब जो पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए चाहिए, अगर एक व्यक्ति वो पॉसेस करता है, तो उसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज़ 2 क्या कहता है? वो प्रोहिबिट कर देता है वही रिलिजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एक और वर्ड और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे 2 वर्ड और ऐड कर दिए गए कि डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी 5 तो वही पुराने प्लस 2 वर्ड और ऐड कर दिए गए डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे हम जो तो जैसे डिसेंट है, डिसेंट का जनरल मीनिंग क्या है? डिसेंट मतलब आपकी लीनिएज कहाँ से चली आ रही है, आपका जो बिहेवियर है, जो सोशली मतलब एक लीनिएज आपकी चली आ रही है, ठीक है? और दूसरा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं उसके उसके बेसिस पे भी आपको कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट डिनाय नहीं हो सकती। यानी कि एक हरियाणा में रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंड में जाके भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपना अप्लाई करके काम कर सकता है। हाँ, देखो वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं या फिर वहाँ के लोकल पर्सन्स के लिए मतलब इंटरेस्ट के लिए कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं, ताकि जो वहाँ की जो जनरल पब्लिक है उनका उनको किसी भी एम्प्लॉयमेंट से लैक ना करना पड़े। लेकिन जो हायर सर्विसेज रहती है, जो प्रॉपर हायर सर्विसेज रहती है, हायर सबऑर्डिनेट सर्विसेज रहती है, उनमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता। जो लोअर सर्विसेज रहती है आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। 16 क्लोज 4 क्या कहता है? अलाउ स्टेट फॉर मेक प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन who in the state opinion are not adequately represented in the service under the state। हाँ, अब यहाँ पे पहली बार रिजर्वेशन वर्ड आया हमारे पास आर्टिकल 16 क्लोज 4 में, कि जो स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को, स्टेट को टू मेक प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन who in the state's opinion are not adequately represented in the service under the state। यानी कि अब इसमें देखो रिजर्वेशन दे तो दिया, बट इसमें कंडीशन दे दी कि अभी किसको मिलेगा और किस सिनेरियो में मिलेगा। सबसे पहले तो बैकवर्ड क्लास होना चाहिए सिटीजन, यानी कि जो सोशली एजुकेशनली मतलब कोई बैकवर्ड क्लास सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, अब कंडीशन क्या दे दी गई? कंडीशन ये रख दी गई साथ में कि वो एडुक्वेटली रिप्रेजेंटेड, वो कम्युनिटी एडुक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है कि इंडिया में किसी पार्ट में, अब उसका एक भी व्यक्ति गवर्नमेंट में या किसी स्टेट सर्विसेज में नहीं है, यानी वो एडुक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसके लिए जो स्टेट है वो रिजर्वेशन की प्रोविजंस रख सकती है। हमारे पास इससे अलग कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, बट 16 क्लॉज 4 है जो डायरेक्टली मतलब एक एक्सेप्शन तो इसे नहीं कह सकते। तो 16 क्लॉज 4 है जो डायरेक्टली कहता है कि भैया हाँ रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो 16 क्लॉज 5 क्या कहता है? इट अलाउज। अब इसमें भी देखो बेटा, हम ये नहीं, ये देखो अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ें तो अलाउ लिखा हुआ है, इट अलाउ स्टेट, यानी स्टेट पे कोई कंपल्शन नहीं दी हुई।
सबसे बड़ी बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट पे कोई कंपल्शन नहीं दी हुई कि जस्ट अलाउ किया हुआ है। बट वही बात है, दूसरा रास्ता ये होता है कि भी हम ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पे भी आपके पास काम आ सकता है कि भैया देखो अगर स्टेट नहीं दे रहा है तो आपके पास भी पूरा राइट हो जाता है फिर इसको क्लेम करने का वाया सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स। अब 16 clause 5 it allows law to specify that holder of any office in religious or denominational institution or a number of its governing body must possess a particular religion or belong to specific denomination। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि भी अगर आपको कोई जो अगर पर्टिकुलरली कोई पोस्ट ऑफिस होल्डर मतलब लाइक अगर आपको कोई पोस्ट किसी रिलीजियस प्लेस पे मिली हुई है और किसी मतलब जैसे अगर माइनॉरिटी कमीशंस है तो जो वहाँ के हेड्स होंगे या जो भी वहाँ के ऑफिशियल्स होंगे वो सब उन पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज में से ही आएंगे। So that's it for today. Thank you for watching. Please do share, like, subscribe, or please hit the bell icon. So thank you so much.